हाय फ्रेंड्स, आज हमने कक्षा 9वीं का जो मैथ्स का विषय है, मैथ सब्जेक्ट है, उसकी प्रश्नावली 2.1 से कुछ सवाल लिए हैं। तो कक्षा 9वीं के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार है। तो टॉपिक बड़ा सिंपल है, आपको केवल समझना है कि चर क्या होते हैं और एक चर में व्यंजक क्या है, किसको एक चर में व्यंजक मानेंगे नहीं मानेंगे। एक प्रकार से ये बीज गणित है, ठीक है। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में व्यंजक है, कारण भी बताओ। ठीक है, तो पहले आप सवाल देखिए ये वाला। अब पहले ये समझ लीजिए कि चर कौन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक्स है, ये एक्स है, ये चर राशि होती है, और जो ये संख्याएं हैं 4, 3, 7, ये एक तरह से अचर राशि होती है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है एक चर में व्यंजक। तो आप पहला व्यंजक देखिए, 4x⁻2 ऋण 3x धन 7। यहाँ पर केवल एक ही व्यंजक है और वो कौन है, x है। इस तरह ये जो राशि है, ये जो व्यंजक है, ये एक चर में व्यंजक है। दूसरा देखिए, y⁻2 धन √2, y⁻2 धन √2, यहाँ पर भी केवल एक ही चर है और वो कौन है, y है। तो ये भी एक चर में राशि है। तो ये एक चर में राशि हो गई, ये भी एक चर राशि हो गई। अब यहाँ पे देखिए, जो तीसरा व्यंजक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी केवल एक ही चर है t, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो t है वो अंडरवुड में आ गया। चर राशि तो है लेकिन करनी के अंदर आ गया है, अंडरवुड के अंदर आ गया है, इसलिए ये एक चर में व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो t है वो अंडरवुड में आ गया है। ठीक है, इस तरह ये व्यंजक राशि नहीं रही एक चर में। यहाँ पर भी देखिए, चौथे में यहाँ पे भी y है केवल चर राशि, लेकिन y बटे में आ गया है। बटे में आने से ये भी व्यंजक राशि नहीं है। और जो पांचवा दिया गया है x⁻10 y⁻3 t⁻50, ये भी व्यंजक तो है, लेकिन यहाँ पे 3 चर दिए गए हैं। कितने चर दिए गए हैं? 3। और हमसे पूछा है एक चर में व्यंजक कौन कौन है। तो एक चर में व्यंजक हो जाएगा पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं, पांचवा व्यंजक बीजी व्यंजक तो है, बहुपद तो है, लेकिन ये 3 यहाँ पे चर है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो एक चर में व्यंजक कौन कौन है? 4x⁻2 ऋण 3x धन 7, और दूसरा है y⁻2 धन √2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x⁻2 का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक बताना है दोस्तों हमें? x⁻2 का, यानी x⁻2 का गुणा किससे हुआ है, ये हमको पता करना है। तो पहला व्यंजक देखिए, 2 धन x⁻2 धन x, तो हमको किसका गुणांक बताना है? x⁻2 का। तो यहाँ x⁻2 के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी इसका गुणांक हो गया 1। यहाँ पे इसका गुणांक कितना है दोस्तों? 1 है। दूसरे में देखिए, यहाँ पे लिखा है 2 ऋण x⁻2 धन x⁻3। चूँकि यहाँ भी x के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका गुणांक हो जाएगा 1, लेकिन सामने ऋण लगा हुआ है, इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा? ऋण 1। यहाँ पे गुणांक धन 1 है, कोई संख्या नहीं है, यानी 1 x⁻2 है ये, तो यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, यानी 1 से इसका गुणा हुआ है। यहाँ पे ऋण 1 से x⁻2 का गुणा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका गुणांक है x⁻2 का गुणांक, यहाँ पे क्या माना जाएगा? चूंकि π/2 आ गया है, तो यहाँ पे इसका गुणांक है 0। ठीक है फ्रेंड्स, और चौथे में यहाँ पे इसका गुणांक रहेगा 1। यहाँ पे 0 क्यों आ गया है? क्योंकि ये पाई आ गई है और बटे में 2 है, इसलिए इसका यहाँ पे गुणांक क्या माना जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। यानी आपको एक ऐसी चर राशि लिखना है जिसकी घात क्या हो? 35 हो। तो आप लिख सकते हैं x⁻35, और चाहो तो आप धन 4 लिख दो। और उसने कहा द्विपद,
तो एक पद हो गया x की घात 35 धन 4, तो ये द्विपद हो गया। और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए, तो हम लिख सकते हैं y की घात 100 ऋण अंडरवुड 2। तो ये एक पदी में बहुपद हो गया और घात कितनी हो गई 100। यहाँ पे ये द्विपद है और हमने घात भी कितनी लिख दी 35। ठीक है, फिर आगे देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। बहुपद लिखा हुआ उसकी हमको घात बताना है। तो पहला सवाल देखिए, 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 7x। अब यहाँ पे 3 बार x आया है फ्रेंड्स सॉरी, कितनी बार x आया है? 3 बार। लेकिन हमको ये देखना है कि कौन से x की घात सबसे ज़्यादा है या